ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मिड टर्म से पहले चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट किया हुआ था। हम लोग सब ये जानते हैं कि चैप्टर नंबर 9 में हमने कुछ आर्टिकल को डिस्कस किया था। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं क्विकली उन चीज़ों को दोबारा से रिव्यू करके आगे चले जाऊँ, और मैं कोशिश किया करूँगा हर जूम मीटिंग ऐप में जो हमने प्रीवियसली पढ़ा होगा हम थोड़ा बहुत उसको रिवाइज किया करेंगे, आगे जाया करेंगे। ओके, आप लोगों को याद होगा चैप्टर 9 में मैंने डिस्कस किया था कि हम इस चैप्टर में किरचॉफ लॉज को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग ये सीरीज और पैरेलल के लिए भी किरचॉफ लॉज को डिस्कस किया था, जिनके अंदर दो बड़े फेमस लॉज थे, जिनका नाम आप लोगों को याद होगा कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ करंट लॉ। यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे मैंने मार्क भी कर दिए हैं दोनों लॉज, ठीक है। मैंने इस वक्त ये बात बताई थी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप किरचॉफ लॉज को सीरीज़ या पैरेलल के ऊपर इम्प्लीमेंट करें। किरचॉफ लॉज बड़े इंपॉर्टेंट लॉज हैं और ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के ऊपर सर्किट एनालिसिस के लिए इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। इस वाले चैप्टर में थोड़ा सा हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, लाइक केवीएल को केसीएल को हम दोनों डिस्कस करेंगे। यहाँ पर वही फेमस आपके जो स्टेटमेंट मेंशन की है, और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि किरचॉफ लॉ जर्मन फिजिस्ट था गुस्ताव और किरचॉफ, इसने 1847 के अंदर इस दोनों लॉज को पुटअप किया था। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि जो भी हमारे वोल्टेज सोर्सेज हैं एंड वोल्टेज ड्रॉप्स हैं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे इस चीज़ को बड़ा मिसगाइड करते हैं। रिमेंबर दैट कि वोल्टेज सोर्सेज, एक सर्किट में एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्सेज हो सकते हैं। अब तक हम लोगों ने एक देखा, अब आने वाले टाइम में हम लोग देखेंगे हमें दो वोल्टेज सोर्सेज भी मिल सकते हैं, उनको कैसे डील करना है उसके लिए भी हम देखेंगे। तो केवीएल क्या कहता है कि वोल्टेज सोर्सेज और वोल्टेज ड्रॉप का जो सम है एक क्लोज पाथ में। अब यहाँ पर आपको याद होगा मैंने क्लोज पाथ को क्या नाम दिया था, मैंने लूप का नाम दिया था। रिमेंबर दैट मैंने कहा था कि लूप लूप एक क्लोज पाथ होता है, लूप कह ले, क्लोज पाथ कह ले, या इसको मैश भी लफ्ज बोला जाता है। आने वाले डेज में हम क्लोज पाथ को मैश के साथ भी मेंशन लेबल करेंगे कि क्लोज पाथ में वोल्टेज सोर्सेज और वोल्टेज ड्रॉप का जो सम है, वो अलजेब्रिक सम जो है वो जीरो होना चाहिए, यानी सिग्मा वी शुड बी जीरो। और अगर ये जीरो रहता है तो आप केवीएल को जस्टिफाई करते हैं और आपकी वो तमाम वोल्टेज ड्रॉप्स जो आपने वैल्यू कंप्यूट की होती हैं वो भी आपके ठीक निकलती हैं। ओके, नेक्स्ट जो थी बात किरचॉफ करंट लॉ से रिलेटेड है। किरचॉफ करंट लॉ के बारे में जब हम लोगों ने ये स्टेटमेंट पढ़ी थी तो हमने कहा था कि वो तमाम करंट जो एक पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, या तो हम उनका सम किसके बराबर आना चाहिए, उन तमाम करंट्स के जो उस पॉइंट से अवे जा रहे हैं, यानी इंटरिंग करंट शुड बी इक्वल टू लीविंग करंट, हमने ये बात की थी। या फिर एक ये भी बात की थी कि एक नोड पर जो अलजेब्रिक सम होता है वो करंट का आपका नेट जीरो होना चाहिए। अब नोड वो पॉइंट होता है जहां पर दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस निकलती हैं, दो या दो से ज्यादा करंट इंटर होते हैं या लीव होते हैं। कभी भी हम एक लीव होने वाले करंट या एक इंटर होने वाले करंट को नोड का नाम नहीं देते। सो ये दो स्टेटमेंट्स थी जिनको हम लोगों ने प्रीवियसली भी डिस्कस किया और दोबारा वंस अगेन डिस्कस हमने किया। ओके, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी 5 के 5 आर्टिकल डिस्कस करने हैं, ठीक है, जिसमें केवीएल है, केसीएल है, मेथड ऑफ ब्रांच करंट है, नोडल एनालिसिस है एंड द मैश। ये जो फोर्थ एंड फिफ्थ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल समझे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। इसे नोडल वोल्टेज एनालिसिस भी बोलते हैं और लास्ट वाले को मेथड ऑफ मैश करंट या मैश एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। नोडल और मैश के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों ने एफएससी के अंदर भी ये लोग टॉपिक डिस्कस थोड़ा बहुत किया था। ओके, लास्ट टाइम जब हम लोगों ने फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस किया था किरचॉफ करंट लॉ, तो हमने कहा था कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अगर आपके पास दो या दो से ज़ायद ब्रांचेस हों तो हम उन दो या दो से ज़ायद ब्रांचेस में से अगर हमारे पास एक अननोन हो तो हम उस अननोन को कंप्यूट कर सकते हैं। दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ केसीएल। और यहाँ पर ये डायग्राम भी आपको मेंशन की गई है, इस डायग्राम में ज़रा देखिएगा 9-1 के अंदर हमारे पास टोटल 3 करंट है। अकॉर्डिंग टू केसीएल जो तमाम करंट्स होंगे एक पॉइंट की तरफ जाते हैं, हमने उनको पॉजिटिव लेना है। तो इसका मतलब क्या, आई ए विल बी टेकन एज पॉजिटिव, आई बी विल बी टेकन एज पॉजिटिव, while IC will be taken as a negative।
So according to the KCL statement, we can write the equation IA plus IB minus IC. Why? Because IA is pointing towards this point, IB is also pointing towards this point, and IC is going away from that point. And we have already decided that the current that are flowing towards the point will taken as positive, and the current that those are flowing away from that point will taken as negative. So the equation should be a IA plus IB minus IC must be equal to 0 according to statement of KCL. So by putting the values of this IB, IA and IC, we can get 5 plus 3, 8 minus 8 will be equal to 0. So simply we can see that the sigma I is equal to 0. That is according to Kirchhoff current law. So in our previous lecture, we have also discussed about this circuit. Basically, this circuit can be used for KCL and KVL. In my last lecture during the campus, I tried to solve this circuit in order to find the unknown values of these voltage drop, these voltage drops, these, this, and the unknown branch current for this, and this. By the solution, we can see over here the total current that is flowing through the circuit is basically IT is 6 ampere. And we know that with this voltage source, this resistance is series, and this is also in series. So the value of the current will remain same, because we know that the component that are connected with voltage source in series way will have same amount of the current, constant current. IT should be equal to IA and I2. That will be equal to 6 ampere and 6 ampere. But when we try to talk about this voltage resistance, this is not in series, because the total current is flowing through this branch have now two different paths for division, first and second. And we know that whenever our current tend to divide in multiple paths, that component definitely will have a parallel combination. So if it is parallel, that therefore the value of the current will change, but the voltage source will remain same. uh, Over here it is with series, therefore voltage will also change over here, and voltage also will change here over here. So we will count voltage drop over here as well as here. So by using V is equal to IR formula, we get the value of voltage drop, IR drop 30, 90, and 30, 90, 120, total is 240. So remaining will be over here 120. From I is equal to V by R, we can compute the value of this branch current. Simply 120 divided by 60, we will get 2 ampere. So it is very easy. We can see that if 2 ampere current is flowing over here, total was 6 ampere. Remaining will be the 4 ampere current that will be flowing through this branch. Since this resistance and this resistance both are series with each other, they will have same amount of the current. In short, I4 must be equal to I5, but the voltage drop will change over here, because we know that in series voltage drop always changes. So uh, if I4 is 4 ampere current and I5 is also 4 ampere current, we can simply count the value of voltage drop across this and this. By using V is equal to IR, we can compute the value 4 multiplied by 10, 40. So over here is basically what, 120 volt, 40 over here dropped, and 80 will be remaining over here. Now we need to do what we need to apply KCL on this node and this node. Let me try to add some student of our class so that he can share this and help out our. ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए आपके कोलीग ने अभी बड़ी आसानी के ज़रिए KCL को इस C पॉइंट के ऊपर और D पॉइंट के ऊपर इम्प्लीमेंट किया। कुछ बच्चे इस चीज़ से कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे I4 5 लिखा है, तो इससे अपने परेशान नहीं होना। I4 5 का मतलब क्या है? ब्रांच करंट ऑफ रेजिस्टेंस 4 and 5। हम अक्सर जगह पर I4 इज इक्वल टू I5 लिख लेते हैं, लेकिन
इलेक्ट्रॉनिक्स में समटाइम I4 5 भी लिखा जाता है, जिसका मतलब ये है कि दोनों ब्रांचेस में वैल्यू करंट की जो है वो सेम है, बिकॉज दे आर इन सीरीज। सो एग्जांपल नंबर 9-1 में आप देखिएगा, 9-1 में बड़ा इजी इन्होंने ये बात को इलेबोरेट किया है कि अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 टोटल ब्रांचेस करंट्स हों और उनमें से हमें 4 करंट्स दे दिए जाएं और एक अननोन ना दिया जाए, तो एक अननोन हम बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें कि हम क्या करेंगे, उसी इक्वेशन को अपने माइंड में रखेंगे कि जो करंट टुवर्ड्स द पॉइंट आ रहे होंगे उनको पॉजिटिव लेना है, जो अवे जा रहे होंगे उनको हमने नेगेटिव लेना है। तो सिंपली इक्वेशन क्या बनेगी, I1 + I2 + I3 मस्ट बी इक्वल टू I4 एंड I5, क्योंकि इंटरिंग जो करंट है वो लीविंग के बराबर आने चाहिए, या एक जो पॉइंट्स करंट जो टुवर्ड्स द पॉइंट जा रहे हैं उनको हमने पॉजिटिव लेना है, और जो करंट अवे फ्रॉम दैट पॉइंट जा रहे हैं उनको हमने नेगेटिव लेना है। तो इस तरह ये केसीएल का एक बेनिफिट भी ऐड किया जाता है कि अगर हमारे पास एक अननोन ब्रांच करंट ना पता हो तो हम अपने नोन करंट से उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके जी, सेकंड वन केवीएल है, और केवीएल के बारे में स्टेटमेंट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और इस सर टॉपिक को क्लियर करने के लिए वंस अगेन हमें प्रीवियस आर्टिकल पे जाने की ज़रूरत है। ओके, ओवर हेयर मैं कोशिश करता हूँ किसी बच्चे को यहाँ से इन्वॉल्व करने की, ताकि वो हमें इसको सॉर्ट आउट कर सकें कि केवीएल इस सर्किट के ऊपर हमने कैसे लगाना है। अमना ताहिर, आप यहाँ पर हैं? जी सर। ओके हमने जल्दी से मुझे पहले बताया इस सर्किट में लूप कितने हैं और हम इस सर्किट पे केवीएल कैसे लगाएंगे। जी बच्चे बोलें। सर यहाँ पे 2 लूप हैं। ओके, कौन कौन सा? सर एक आप क्लास में नहीं है बच्चे? फातिमा नूर, आप यहाँ पर है? कैन यू हेयर मी? यस सर। ओके, आप इसको सॉल्व करेंगे, कितने लूप है और कैसे हम इस पे केवीएल लगाएंगे, जल्दी से बताएं। सर इसके 2 लूप हैं। पहला है यहाँ पे V2 माइनस V1 V3 और V2, ये वाले लूप लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा इक्वेशन में भी। और इसके बाद यहाँ पे V3 V4 और V5 है, और V3 माइनस V4 माइनस V5 इनका सम जो होगा वो भी 0 के इक्वल हो जाएगा। ओके सो ये आपकी कोलीग थी, उन्होंने कोशिश की है, अनफॉर्चुनेटली मुझे इनकी आवाज़ इतनी क्लियर नहीं आ रही थी। लेट मी ट्राई टू सॉल्व दिस। यहाँ बेसिकली 2 इंटरनल लूप्स हैं, A C D एंड B, C E F एंड D, एंड एक एक्सटर्नल लूप है A C E F D B। लेकिन हमें एक्सटर्नल लूप से लिंक नहीं है, हमें इंटरनल लूप से लिंक है। तो हमें पता है कि हम लोगों ने इसकी क्या पोलैरिटीज मार्क कर लेनी है। और लास्ट टाइम भी बच्चे कुछ चीज़ को कंफ्यूज कर रहे थे। देखिएगा बेटा, ये रेजिस्टेंस जो है इसके लिहाज से इसके ऑपोजिट पोलैरिटी रेजिस्टेंस की मार्क होनी है। बच्चे इसके लिहाज से करते हैं, गलती कर लेते हैं। इफ इट इज नेगेटिव पॉजिटिव इट शुड बी ऑपोजिट ओवर हेयर। तो जब आप लूप लगाएंगे, ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, -VR1 -VR3 -VR2 प्लस VT इक्वल टू 0। तो इस लूप का सिग्मा वी जो आई है, वी जो है वो 0 आना चाहिए। नेक्स्ट -VR4 -VR5 प्लस V3 इक्वल टू 0। अगर इस लूप में भी सिग्मा वी जो है वो 0 आता है और इसमें भी आता है, तो इसका मतलब क्या है, आपने केवीएल को ठीक तरह से इंप्लीमेंट कर दिया। ये जो बातें हम लोगों ने डिस्कस की, इसी चीज को इन्होंने थ्योरेटिकली लिखा, कितना एक्सपैंड करके लिखा हुआ। और ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने ये सर्किट भी किया था, ये बहुत ही आसान है। थोड़ा सा मैंने वंस अगेन रिवाइज लिए कर रहा हूँ, तो कि बच्चों की तादाद कुछ रीजनेबल नहीं थी। तो अगर आपको इस तरह सर्किट दिया जाए और आपको एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के दरमियान आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यू नीड टू कंप्यूट द वैल्यू VAG एंड VBG।
तो इस सर्किट में आपने सबसे पहले क्या करना है, इस सर्किट में सबसे पहले आपने टोटल वोल्टेज सोर्स निकालना है। इससे पहले भी मैं ये बात कर चुका था कि हमारे पास सर्किट में एक से ज्यादा वोल्टेज सोर्सेज हो सकते हैं। अब बच्चे लास्ट टाइम क्या इसको कंफ्यूज कैसे कर रहे थे, इसको कंफ्यूज इसलिए कर रहे थे कि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे, ऐसा नहीं है। आप देखिए ऊपर से जब आप देखते हैं तो इट इज प्लस एंड इट इज प्लस, तो प्लस 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 होता है, तो इसकी टोटल वोल्टेज सोर्स क्या आ जाएगी, दैट विल बी वोट 36 वोल्ट। फिर आप क्या करेंगे, 36 वोल्ट के बाद इस सर्किट की RT कंप्यूट करेंगे, द सम ऑफ द ऑल द रेजिस्टेंसेस, और RT कंप्यूट करने के बाद हम इस सर्किट की IT निकालेंगे। जब IT आ जाएगा तो हम यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप को कंप्यूट करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे और यहाँ पे भी। जब यहाँ और यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कंप्यूट हो जाएंगे तो अगला स्टेप आपने क्या करना है, इनकी पोलैरिटीज को मार्क कर लेना है। इफ इट इज प्लस प्लस नेगेटिव एंड प्लस नेगेटिव ओवर हेयर। सो फिर इस A से B तक जाने के लिए, G तक जाने के लिए दो पाथ हैं। एक तो ये शॉर्टेस्ट वाला है, दैट इज बेसिकली व्हाट एंटी क्लॉकवाइज, और एक क्लॉकवाइज भी है, क्योंकि सर्किट में आप दो तरह ट्रैवर्स कर सकते हैं, क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी आप लोग जा सकते हैं। तो अक्लमंदी ये है कि आप शॉर्टेस्ट पाथ से अडॉप्ट करें। तो यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन क्या बनेगी, -VR1, ठीक है, प्लस V1 इक्वल टू व्हाट, VAG, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद जब आपने VG निकालना था, आपको याद होगा हमने क्या किया था, हमने कहा था प्लस VR3 माइनस VR2, V2 इज इक्वल टू व्हाट, VVG। तो हम दोनों कोई वैल्यूज को निकालते थे। फिर मैंने आपको ये भी बात मेंशन की थी कि अगर एक बच्चा कहता है कि नहीं मैंने लॉन्गेस्ट पाथ पे चलना है तो वो उस तरह भी कर सकता है। फिर क्या इक्वेशन बनी थी, यहाँ से यहाँ तक के लिए प्लस VR2 प्लस VR3 माइनस V2 मस्ट बी इक्वल टू VAG। यहाँ से फिर क्या इक्वेशन बननी थी, -VR3 माइनस VR1 प्लस V1 इक्वल टू व्हाट, VBG। दोनों तरीकों के साथ जो है आपका आंसर सेम आएगा। आप देख सकते हैं वही स्टेप्स यहाँ पर मेंशन किए हैं। ओके, थोड़ा सा बच्चे इस चीज को कंफ्यूज करते हैं, इट इज काउंटर क्लॉकवाइज, जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज का नाम भी देते हैं। बच्चे इस चीज को नहीं समझते, व्हाट इज CCW। ये चीचा उतनी नहीं है, आप इसे चीचा उतनी ना समझिएगा। इट इज काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, एंड इट इज क्लॉकवाइज। जिस तरह हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में कहते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इंग्लिश के अंदर से काउंटर क्लॉकवाइज का नाम दिया जाता है, CCW के नाम से शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, और CW स्टैंड फॉर काउंटर क्लॉकवाइज। तो एक्चुअली काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज को यहाँ मेंशन करने की क्यों जरूरत पेश आई, क्योंकि आप देखिए मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट पर जाने के दो वेज हैं। एक तो यहाँ से यहाँ तक आप जा सकते हैं, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, जिसे हमने अभी काउंटर क्लॉकवाइज कहा। एक पाथ क्या है, A से G तक जा सकते हैं वाया दिस पाथ, दैट इज व्हाट क्लॉकवाइज। सो A टू G जाने के लिए क्लॉकवाइज भी है, एंटी क्लॉकवाइज भी, दो पाथ है, लेकिन दोनों पाथ से जब जाएंगे तो रिजल्ट आपका सेम आएगा। सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप कौन सा पाथ अडॉप्ट करते हैं या कैसे आप उसको ट्रेवर्स करते हैं, ठीक है। सो इस तरह आप कोई दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को भी कंप्यूट कर सकते हैं। ओके जी, कमिंग टू दी अदर न्यू आर्टिकल, दैट इज व्हाट, मेथड ऑफ द ब्रांच करंट्स। डेफिनेटली जब हम ब्रांच करंट्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे ज़हन में ये बात आती है कि एक सर्किट में मल्टीपल रेजिस्टेंसेज होंगे और मल्टीपल करंट्स होंगे, ठीक है। क्योंकि ब्रांच करंट का जब भी आपके माइंड में आता है, अगर सीरीज की हम बात करें तो सीरीज में ब्रांचेस नहीं होती, आप लोग ये जानते हैं। पैरेलल के अंदर ब्रांचेस होती हैं और मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं। अब इस आर्टिकल के नेम से पता लगता है कि हम जो मल्टीपल ब्रांचेस होंगी उन ब्रांच करंट्स के जरिए अपने सर्किट के अननोन पैरामीटर्स को कंप्यूट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वंस अगेन मैं इस बात को मेंशन करने की कोशिश करता हूँ। आर्टिकल के नेम के अकॉर्डिंग, by using the method of the branch current, we will try to find the unknown parameters of our circuit. And we know that when we try to talk about the branch currents, we definitely have a circuit like parallel type, because we know that in parallel circuit we do have multiple branches and multiple currents. Let's see first of all कि हम circuit पे जाते हैं
और देखते हैं। अब ये जो सर्किट है आने वाले तीनों आर्टिकल के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन जो है, अगर आपको एक सर्किट दे दिया जाए, उस सर्किट को आप ब्रांच करंट से भी कर सकते हैं, मेश से भी कर सकते हैं, नोडल से भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात का खास ख्याल रखें, क्वेश्चन जिस फॉर्म में दिया जाए आपने उसी फॉर्म में करना है। कुछ बच्चे कहते हैं अच्छा यार सर इसमें गलती थी, हमने इसको ऐसे कर लिया, ऐसा नहीं करना। यू नीड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में ब्रांच करंट्स की डायरेक्शन देखे क्या दी गई है। I1 इज एंटरिंग, I2 इज आल्सो एंटरिंग। हालांकि आप यहाँ पर देखें कि ये दोनों इंटर हो रहे हैं। जब हम इस सर्किट को सॉल्व करेंगे हम इसको थोड़ा सा कंट्राडिक्ट करेंगे, लेकिन कंट्राडिक्ट करने का तरीकाकार कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अब हुआ क्या है, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है, यहाँ वोल्टेज सोर्स है। इस वोल्टेज सोर्स के लिहाज से इसकी पोलैरिटीज मार्क, इस वोल्टेज सोर्स के लिहाज से इसकी पोलैरिटीज मार्क। इससे पहले हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स था, हम उसको रख के कर लेते थे। अब दो वोल्टेज सोर्सेज है, उस लिहाज से हमने इनकी पोलैरिटीज को मार्क कर लिया। एंड हमने कहा है कि सर्किट में फ्लो होने वाला करंट दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर ये बात ट्रू है तो ये करंट एंटर हो रहा है, ये इंटर हो रहा है, लीव कौन सा कर रहा है, I3 कर रहा है। तो मेथड ऑफ ब्रांच करंट के अकॉर्डिंग हमने देख लिया कि इंटर होने वाले करंट कौन से हैं और लीव होने वाले करंट कौन से हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन सिंपली बनेगी व्हाट यहाँ पर ये मेंशन भी किया है, देख ले, ठीक है। इसकी इक्वेशन बनेगी I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। वाई? बिकॉज I3 लीव कर रहा है, I1 और I2 इंटर हो रहा है। आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, यू नीड टू डू व्हाट, यू नीड टू राइट I1 प्लस I2 मस्ट बी इक्वल टू I3, ठीक है, वो आपने कर लिया। उसके बाद आपने इसमें लूप इक्वेशन लगानी है, इसमें आपने लूप इक्वेशन लगानी है। लूप इक्वेशन कैसे निकलेगी, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली लूप इक्वेशन क्या है। यहाँ पर यहाँ से आप देखिएगा -VR1 -VR3 प्लस V1 इक्वल टू 0। वंस अगेन इस लूप की इक्वेशन क्या है, -VR1 -VR3 प्लस V1 इक्वल टू 0। ये यहाँ पर आपके सामने ये लूप इक्वेशन आ गई। सेकंड लूप इक्वेशन कैसे आपने लगानी है, -VR2 -VR3 प्लस V1 इक्वल टू 0। ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई। यानी तीसरी इक्वेशन, हमारी पहली इक्वेशन जो थी वो क्या थी, I3 इक्वल टू व्हाट, I1 प्लस I2। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हमने इस लूप में KVL लगाया। यहाँ पे भी लूप था, जहां पे भी लूप नजर आएगा आपने आंखें बंद करके वहां KVL इंप्लीमेंट कर देना है। यहाँ पे हमने KVL लगाया, यहाँ पे हमने KVL लगा लिया, ये हमारे पास दो आ गई। अब तीन टोटल इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन कौन सी बनी, ओवर हेयर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन कौन सी बनी, KVL फर्स्ट लूप पे। थर्ड कौन सी बनी, KVL। अब हमने क्या करना है, हमने इनके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू फाइंड करनी है। लाइक हमें पता है यहाँ VR1 है, यहाँ VR2 है, यहाँ पे हमारे पास VR3 है, ठीक होगी बात। अब VR1 किसके बराबर होता है, डेफिनेटली हम लोग जानते हैं कि VR1 किसके बराबर है, I1 मल्टीप्लाई बाय R1 के। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये बात मेंशन की हुई है। VR1 इज इक्वल टू व्हाट, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। VR2 किसके बराबर है, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। अब ये VR3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ बच्चे बड़ी गलती करते हैं एक्चुअली। अब ये VR3 जो है, अगर मैं सर्किट पे देखूं तो VR3 क्या आता है कि सिंपली 6I3। अब बच्चे I3 लिख देते हैं लेकिन I3 की वैल्यू पुट नहीं करते, और हमने अभी देखा है कि I3 किसके बराबर था, I1 और I2 के। तो आपने 6 इंटू I1 प्लस I2 करना है, ठीक है। अब आपके पास ये क्वेश्चन वैल्यू आ गई 12I1 3I2 6I1 प्लस I2। इसकी ये तीनों वैल्यूज आपने इन इक्वेशंस में पुटअप कर देनी है, इक्वेशन नंबर 2 और 3 के अंदर, ठीक है। यहाँ VR1 की वैल्यू, यहाँ VR3 की वैल्यू, यहाँ VR2 की वैल्यू, यहाँ पर VR3 की वैल्यू पुट कर देनी है। यानी पुटिंग द वैल्यूज ऑफ दीज VR1 VR2 VR3 इन इक्वेशन नंबर 2 एंड 3
जब आप पुट करेंगे तो आपकी पास इक्वेशन इस तरह स्टैंडर्डाइज आ जाएगी I1 और I2 की फॉर्म में। और हम लोग जानते हैं I1 और I2 की फॉर्म में या X और Y की फॉर्म में जब हमारे पास इक्वेशन आती है तो हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं कोफिशिएंट कंपेयरिंग के जरिए, पुटिंग वैल्यू के जरिए। आपने कोई भी मैथमेटिकल अप्रोच लगा के लाइक पुटिंग वैल्यू कर लें, कोफिशिएंट इक्वल करके, सब्ट्रैक्शन करके इक्वेशन एक को दूसरे में से निकाल के कर लें, इन दो इक्वेशन से आपने I1 और I2 की वैल्यू कंप्यूट कर। जब आप I1 और I2 की वैल्यू कंप्यूट कर लेंगे, जहां पर मेंशन भी किया गया होगा, आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर इसको रिड्यूस किया, रिड्यूस करने के बाद यहाँ पर हम आ गए, ठीक है। इसको फर्दर रिड्यूस किया या आप कोफिशिएंट कंपेयर करके जिस तरह भी यहाँ से I1 और I2 की वैल्यू निकाल लें। आपके पास जब I1 और I2 की वैल्यू आ जाएंगी, उससे हम क्या कर सकते हैं, बड़ी इजीली I3 की वैल्यू कंप्यूट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि I1 और I2 का जो सब है वो I3 के बराबर आता है। फिर जब आपने I3 कंप्यूट कर लिया तो I1, I2 और I3 के वैल्यू के थ्रू हम VR1 भी कंप्यूट कर लेंगे, VR2 भी कंप्यूट कर लेंगे और VR3 की वैल्यू को भी हम कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज जो नजर आएगी, देखिएगा यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है ये दैट इज नेगेटिव, हालांकि करंट की फर्स्ट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि हमने जो इक्वेशन से करंट की वैल्यूज निकाली हैं, I1 इज इक्वल टू 5 एम्पेयर आया है, I2 की वैल्यू हमारे पास जो है वो -1 एम्पेयर आया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है और समझ से ताल्लुक रखने वाली बात है। अब जरा एक सर्किट पे जाते हैं, इसकी वैल्यू को याद रखें कि I2 क्या आ रहा है हमारे पास, -1 एम्पेयर आ रहा है। लेट्स गो टू दी आवर ओरिजिनल सर्किट। ओके, ये देखें, ये तो करंट टूवर्ड्स अ पॉइंट आ रहा है और हमने तो केसीएल में ये बात डिस्कस की थी कि वो तमाम करंट जो एक पॉइंट की तरफ आते हैं हमने उनको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। अभी हमने मैथमेटिकल प्रोसेस के जरिए इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा था, माइनस आ रहा था। इसका मतलब क्या है आपको क्या करने की जरूरत है, आपको यहाँ पर इसको कैसे जस्टिफाई करना है, इसको क्रॉस नहीं करना बल्कि स्टेटमेंट लिखने की जरूरत है कि जो सर्किट में I2 की वैल्यू ली गई है कंज्यूम्ड, वो एक्चुअली इनवर्ड नहीं, वो आउटवर्ड होनी चाहिए, क्योंकि अगर आउटवर्ड होगी तभी हम ये बात को जस्टिफाई कर सकेंगे द वैल्यू ऑफ द करंट I2 शुड बी इक्वल टू व्हाट, -IA, -1 एम्पेयर। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव वैल्यू होती, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू होती तो फिर ये जो करंट की डायरेक्शन क्वेश्चन के अंदर दी गई है ये आपकी ठीक रहती। लेकिन अब क्या है, अब चूंकि ये इसकी वैल्यू हमारे पास क्या निकाली है, माइनस में आई है, तो आपने स्टेटमेंट क्या लिखनी है, the assumed direction of the current has been taken in reverse in mentioned question because the value of I2 is equal to -I1 according to the statement of the KCL. If the value of the current is negative, that current will point away from that point, इस पॉइंट से अवे जाना चाहिए। तो आई होप ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी। यहाँ पर ये बात मेंशन भी की गई होगी, ये देख लें, ये स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मेंशन भी किया है the negative sign of I2 means that this current is opposite to the assumed direction, therefore I2 flows through R2 from C to E instead of E to C, यानी करंट जो है वो E to C नहीं बल्कि C to E फ्लो होना चाहिए। Look at over here, actually current should flow from C to A not E to C, तो ये बात का अपने खास क्या रखना है। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। नाउ वी हैव 3 minutes, if you want to ask some question you can ask please।